हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आपको इधर उधर अलग अलग जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ टीच कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उससे पहले इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक क्रांति आना। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि क्या ये क्रांति थी और क्या इस क्रांति ने इतिहास को लिखा। ओके, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने पूरी हिस्ट्री की तारीख को चेंज कर दिया। आर ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड दैट रीशेप्ड फ्रेंच सोसाइटी एंड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर एवर। देखो, ये वाला जो रेवोल्यूशन था, इसने क्या करा, एक ऐसा मतलब पूरी जो फ्रेंच सोसाइटी है उसे रीशेप कर दिया, मतलब उसे नए सिरे से बनाया और जो पूरा हिस्ट्री है उसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया, हिस्ट्री फॉर एवर। यानी कि हमारा जो ये रेवोल्यूशन हुआ था, इस रेवोल्यूशन की डेट है 14 जुलाई 1789। ये एक ऐसी डेट है जो हिस्ट्री की सबसे मतलब तारीख में याद रखने वाली डेट है। तो अब जब इतनी ख़ास डेट है तो जाहिर सी बात है हमें ये जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि इस डेट में ऐसा क्या हुआ था जो उसको याद रखा जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह क्या थी? द क्राइसिस बिगिंस। एक सन था 1774। 1774 में क्या हुआ? लुई 16 एक किंग बना 1774 में, जिसकी एज थी 20 ईयर्स। ओके, ये एक किंग बना कहाँ पर? फ्रांस में। उसके बाद इसकी शादी हुई, मैरिज हुई, एक प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से इसकी शादी हो गई। और ये दोनों अपने, ये देखिए ये जो बना हुआ है, ये दोनों अपने एक लग्जूरियस प्लेस में रहते थे। तो ये जो प्लेस था, ये प्लेस बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था। जाहिर है अब जब बड़ा था तो इसको मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसकी मेंटेनेंस का पैसा बहुत था, जिस वजह से ये जो लुई 16 था ये क्राइसिस में था। फर्स्ट ये रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि इसने अमेरिका को हेल्प किया था ब्रिटेन से बचाने में। सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जो दो चीज़ें हुई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा डार्ट में था, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जे में था। अब क्या होता है, जब राजा कर्जे में होता है तो वो क्या करता है, वो बचाए रखने के लिए वो क्या करता है, उसका सारा प्रेशर पब्लिक पर, जनता पर डाल देता है, उनके टैक्सेस इंक्रीज करके। वही सेम चीज़ इसने करी। इसने क्या करा, क्या क्या वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए डेट आपकी जुलाई 14 1789, यही वो डेट है। इस पर 1 मार्क क्वेश्चन आएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो जुलाई 14 1789 ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और वैसे भी याद रखने वाली डेट है, क्योंकि इस डेट ने क्या किया था, आ डेट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। इस डेट ने सब कुछ चेंज कर दिया था। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या चेंज कर दिया था इस डेट ने। देखो, फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफ। सबसे पहले देखो, 2 बिलियन टोटल डेट इसका था, ओवर 2 बिलियन लिवरेज। ये जो लिवर है ये यहाँ की करेंसी का नाम है, यहाँ पे जो करेंसी चलती थी। इन नेशनल डेट, यानी कि ये 2 बिलियन कर्जे में था। किस वजह से? ये जो इसका पैलेस था उसको मेंटेन करने की वजह से। उसके बाद 1 बिलियन इसका कर्जा हो गया वॉर कॉस्ट। ये जो लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई? जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका को इसने बचाने में हेल्प किया था ब्रिटेन से। एडिशनल बिलियन लिवर्स फ्रॉम अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर। अमेरिका की इंडिपेंडेंस के लिए इसने वॉर लड़ी थी। अब क्या हुआ, जब ये वॉर लड़ी गई तो वॉर में खर्चा तो होता ही है, वॉर लड़ी गई तो ये और क्राइसिस में आ गया। अब राजा ने जिनसे पैसा लिया था वो अपना रिटर्न मांग रहे थे। इंटरेस्ट रेट, क्रशिंग लोन इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय लेंडर्स, यानी कि कितना इंटरेस्ट मांग रहे थे वो? 10% इससे इंटरेस्ट मांग रहे थे। किससे? लुई 16 से, कि आपने जो हमसे लोन लिया है उस पर आप हमें इंटरेस्ट दीजिए 10% के हिसाब से।
तो ये जो हुआ, फ्रांसिस फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर कम्प्लीटली ड्रेन्ड। ड्रेन्ड मतलब एक तरह से वो मतलब गिरना, नाले में गिरना, बाय ईयर्स ऑफ वेलफेयर एंड एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग। तो क्या हुआ था, फ्रांस का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। क्यों ख़राब हो चुका था? क्योंकि फ्रांस चल रहा था क्राइसिस में, और क्राइसिस में कौन से राजा के उसमें, लुई 16 के उसमें, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ द एम्प्टी ट्रेजरी। अब ऐसा क्या कारण थे, किस वजह से ये हुआ? देखो, एक तो सबसे पहले लॉन्ग वॉर। ये जो लॉन्ग वॉर है, ईयर ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रेन्ड फ्रांस फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम्प्लीटली। जब किसी कंट्री में वॉर चलते हैं तो वॉर जो होता है, वॉर के लिए आपको जाहिर सी बात है बहुत सारे आपके मिलिट्री के भी लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे आपको वो लड़ने के लिए हथियार वगैरह चाहिए होते हैं। वॉर में बहुत सारा खर्चा होता है किसी भी कंट्री का। तो एक था कि जो लंबा वॉर चला। दूसरा, एक्स्ट्रावेजेंट कोड मेंटेनिंग द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलेस कॉस्ट एनॉर्मस सम्स। ये वही इसका पैलेस है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो इसकी कॉस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। उसके बाद अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इसने क्या करा था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को अगेंस्ट ब्रिटेन एडेड मैसिव डेट। यानी कि ब्रिटेन से 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इसने सपोर्ट किया था, बचाया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो इस वजह से फ्रांस चल रहा था टोटली क्राइसिस में। अब फ्रांस क्राइसिस में चल रहा है, उसका किंग परेशान है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है ना? वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ओल्ड रेजिम। फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789 वॉज अ रिजिड फ्यूडल सिस्टम दैट डिवाइडेड पीपल इंटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेट्स। देखो, अब सब चीज़ें ना एक दूसरे से कोरिलेट करते जाओ। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आप लोगों को ये समझना है कि इसमें जो है ना हर एक चीज़ कोरिलेट है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो एक लुई 16 था वो 1774 में राजा बना। राजा बनने के बाद वो क्राइसिस में था। क्राइसिस से बचने के लिए उसने क्या किया, वही हम इसे मतलब आगे पढ़ेंगे। उसने किया, उसने पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो आम जनता थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट क्राइसिस में आती है तो वो क्या करती है, वो टैक्स लगा देती है ताकि उस टैक्स से पैसा मिले और वो अपने क्राइसिस से बच सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि जो टैक्स का प्रेशर था, जो टैक्स का बर्डन था, वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लोगों के ऊपर था, जो कि यहाँ आ गया। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 1789 से पहले, देखो 1789 में तो रिवॉल्यूशन आ गया, हम पढ़ रहे हैं उससे पहले की बात। बिफोर 1789 इसमें एक फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम क्या था? पीपल जो थे वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थे, और जो टैक्स का बर्डन था वो सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर था। जो टैक्स दे रहे थे वो सिर्फ ये ही दे रहे थे। अब आप सोचो, एक कंट्री में ये पूरे मतलब इतने लोग रहते हैं, ठीक है, बट टैक्स सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इन लोगों के ऊपर एक तरह से इनजस्टिस हो जाएगी। तो वही हम आगे पढ़ेंगे। देखो, ये आ गए जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, क्लर्जी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एक तरह से चर्च के पादरी वगैरह होते हैं, जैसे हम अपनी आम भाषा में पुजारी कह सकते हैं। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स मतलब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ये टैक्स नहीं देते थे, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना होता था। बहुत अच्छी बात है। जो सेकंड वाले होते थे, सेकंड स्टेट, ये नॉबिलिटी ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, यानी राजा महाराजाओं की फैमिली से ही बिलोंग करते थे, इनको भी टैक्स नहीं देना होता था। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेट पर। एवरीवन एल्स पेड ऑल द टैक्स। सिर्फ इस मतलब पूरे उसमें से सिर्फ जो थर्ड वाले लोग थे, थर्ड कैटेगरी के, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, सिर्फ वही टैक्स पे करते थे। तो जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा कि सिर्फ सारा बर्डन हमारे ऊपर है। ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, क्रिएटिंग मैसिव इनइक्वालिटी एंड रिसेंटमेंट। तो ये जो था सिर्फ इन्हीं के ऊपर एक मैसिव इनइक्वालिटी हो रही थी, जो कि अच्छा नहीं था। अब आ जाते हैं आगे, बर्डन ऑफ द थर्ड स्टेट। अब क्या हो रहा था, जब थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करेंगे तो उनके ऊपर बर्डन तो पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब कोई चीज़ डिवाइड होती है 10 लोगों में तो वो बहुत कम कम पार्ट्स आएंगे, ठीक है।
अब 10 लोगों में डिवाइड हो रही है, मगर अब वही चीज़ अगर 2 लोगों में डिवाइड हो रही है तो कितना बड़ा पार्ट आएगा। तो वही चीज़ थी, इनके ऊपर क्या हो गया था, थर्ड स्टेट के लोगों पर बर्डन हो गया था। Works in lords house and fields, serve in the army, build road and infrastructure, render various services to lords। मतलब जैसे कि कोई भी आर्मी को सर्व किया जा रहा है, रोड्स वगैरह की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी कई सारे वेरियस सर्विसेज वगैरह है, ये सब का टैक्स लिया जा रहा था थर्ड स्टेट के लोगों से और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। द हैवी टैक्स सिस्टम, अब ये जो टैक्स सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा हैवी था। हैवी कैसे था, चर्च टैक्स कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो चर्च के लोग थे, हमने क्या पढ़ा, देखो टैक्सेस के नाम है, एक टीथ और दूसरा टेल, ये 2 टैक्सेस लिए जाते थे। सबसे पहले जो चर्च मतलब जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 हिस्सा ले लेते थे, ठीक है। दूसरा टैक्स है टेल, डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट बाय थर्ड स्टेट ओनली, यानी इसमें ये लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते थे। और थर्ड वाले में देखो इनडायरेक्ट, मतलब कितना बर्डन है, एक तो जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/10 हिस्सा दे रहे हैं, दूसरे वाले में वो एक डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं और तीसरे वाले में वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। तो अभी आप लोग 9th क्लास में हो तो शायद आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का उतना नहीं पता हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो टैक्सेस होते हैं जब हमारी जो इनकम होती है उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी 4 लाख इनकम है, ठीक है, 4 लाख में से मैं जो है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। 4 लाख में से मैं सिर्फ 40,000 गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, मतलब मैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे रही हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारी हर चीज़ में, जैसे हमारा जीएसटी इंक्लूड होता है, जैसे मैंने ये पेन ही खरीदा है तो इसमें भी जीएसटी लगा हुआ है, ये ऑलरेडी पेड है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो 25 है, इसमें ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है, मतलब वो हम सब पे कर रहे हैं, हम सब कस्टमर दे रहे हैं, बट हमें वो पता नहीं होता क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये जो है आपके जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे थे तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, सारा कुछ तो टैक्स में ही चला जाता था। आगे आ जाते हैं, रिवॉल्यूशनरी स्पार्क। अब जो है क्या हुआ, यहाँ से उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, अब हमें एक क्रांति की बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस, एम्प्टी ट्रेजरी एंड क्रशिंग डेट, यानी कि जो पूरा वो था, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का ख़जाना था वो खाली हो चुका था। सोशल इनइक्वालिटी, पूरी तरह से इनइक्वालिटी हो रही थी, यानी एक फ्यूडल सिस्टम था, सबसे ऊपर वालों को बहुत मतलब टैक्स फ्री, वो लोग टैक्स दे ही नहीं रहे थे, सेकंड वाले भी टैक्स नहीं दे रहे थे, इन लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, अनफेयर टैक्स सिस्टम था। और पॉपुलर अपराइजिंग, थर्ड स्टेट डिमांड्स चेंज एंड इक्वालिटी। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या डिमांड कर दी कि नहीं भाई, हमें भी जो है आप इक्वालिटी दो, मतलब जब जो आप इन दोनों के साथ कर रहे हो तो वो भी हमारे साथ करो, या जो हमारे साथ कर रहे हो वो इन लोगों के साथ भी करो। तो ये जो कंडीशन थी, परफेक्ट स्टॉर्म फॉर रिवॉल्यूशनरी चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी, इसी कंडीशन ने फ्रेंच की सोसाइटी को चेंज करा, क्योंकि जब लोग चाहते हैं कंट्री के हालात बदलना तभी बदल सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो लोगों ने जो है ये कहा कि नहीं भैया, हमें इक्वालिटी चाहिए, हम ऐसे इतना बर्डन नहीं ले सकते। अब आ जाती है वही डेट, जुलाई 1789। हाँ, जुलाई 1789 ये बहुत अहम डेट है जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया। ये इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिसने इतिहास को बदला। देखो, रिवॉल्यूशन इसके बाद में कई सारी कंट्रीज में आए, ठीक है, बट जो पहला रिवॉल्यूशन आया वो फ्रांस में आया, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। द डे दैट चेंज फ्रांस फॉर एवर। तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, मैंने बार बार वही चीज़ें रिपीट इसलिए करी है ताकि आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। When the people rose up against centuries of inequality and oppression, the revolution had begun and French society would never be the same. तो सालों से, सेंचुरीज से, मतलब 100 से भी ज़्यादा सालों से ये लोग इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन बिगिन किया गया, शुरू किया गया, जिसने पूरी सोसाइटी को जो है चेंज कर दिया। तो जुलाई 1789, आप लोग ये डेट याद रखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो इस वाले हमारे पार्ट में बस इतना ही है। अब इसके बाद आगे क्या क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाऊंगी। एक्चुअल में होता क्या है,
जब कोई भी कंट्री क्राइसिस में आती है तो वो क्या करती है, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उन क्राइसिस से बचने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल देती है। टैक्स के बर्डन से आप कुछ हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फ्रांस की सिर्फ प्रॉब्लम इतनी ही नहीं थी। फ्रांस की प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स का बर्डन एक पर्टिकुलर तबके के लोगों के ऊपर था, मतलब सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे कर रहे थे। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स पढ़ी, हमने पढ़ा कि लुई जो है, लुई 16 राजा बना, वो क्राइसिस में था। उसने 13 अमेरिकन स्टेट्स को, मतलब जो है ब्रिटेन से बचाया, जिसकी वजह से वॉर हुआ। उसके पैलेस का बहुत ज़्यादा खर्चा था, जिसकी वजह से वो डेट क्राइसिस में था। और उन क्राइसिस से बचने के लिए उसने क्या लगा दिया, उसने फ्रांस की जो जनता थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, और फ्रांस के सिर्फ एक पर्टिकुलर थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स का बर्डन था। तो बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।